कि आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। बाकी जो काम था वो हम कर चुके थे, तो आज हम इससे स्टार्ट लेते हैं अपना। देखिए, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाई एमओटी, आखिर एमओटी को क्यों लिया गया, या एमओटी की जरूरत ही क्यों पेश आई। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ कि वीबीटी जो थी और जो वेस्टर थ्योरी थी आपके पास, ये दो तीन चीजें एक्सप्लेन नहीं करती थी। लाइक नंबर वन पे ये पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, O2 की पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करते थे। ये कहते थे कि O2 जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन जो MOTI है इसने ये बात एक्सप्लेन की कि ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। दूसरी बात, VBT जो थी वो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करती थी। फ्रैक्शनल समझते, 1/2 या 1/3, इस तरह का जो बॉन्ड ऑर्डर है, जैसे 1/2, 1/3, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, इसको एक्सप्लेन नहीं करती थी। ठीक है। और तीसरी चीज, वीबीटी जो स्टेबिलिटी थी, जैसे चार्जेस हो गए O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, इस तरह के जो चार्जेस थे इनको एक्सप्लेन नहीं करती थी वीबीटी आपके पास। तो ये तीन चीजें थी बेसिकली जिनको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से आपके पास एमओटी आती है और एमओटी इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देती है बेसिकली। अच्छा जी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको समझते हैं हम। अब देखिए, वीबीटी में क्या होता था कि जो आपके पास एटम्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन थे, और एटम जो मिलकर ऑक्यूपाई करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते थे। ठीक हो गया। आपको पता है कि, या ऐसे मैं कह दूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते थे ये मिलते थे, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करवाते थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता था इससे। ठीक हो गया। और ये कंसीडर किया जाता था कि जैसे ये बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है। अब ये दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं। ये ऐसे आप नहीं कह सकते कि ये दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम के हैं, या इस एटम के हैं दो इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। दो इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के नहीं माने जा रहे यहाँ पर। लेकिन एमओटी में क्या होता है, इन एमओटी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ये तमाम के तमाम न्यूक्लियाई से एसोसिएटेड होते हैं, कि जितने भी न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट हैं, लेट्स सपोज ये कंपाउंड है AB3, तो जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं कहता हूँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ए के भी होंगे और ये बी के भी होंगे। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है सर, कि जितने भी न्यूक्लियस वहां पर होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उनसे एसोसिएट कर रहे होते हैं। ये बात आपने नोट कर लेनी है। ठीक हो गया। और एमओटी क्या होती है कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। वहां पर आपने देखा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते थे एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, देखिए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और फिर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करवाते हैं, इनमें आकर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये सारा काम चलता है, फिर बांड बनता है और ये सारी बातें। अब इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, नंबर 1 पास्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो एक न्यूक्लियस से बिलोंग नहीं करते, वो तमाम के तमाम न्यूक्लियस से बिलोंग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक हो गया, एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं उसके असर के नीचे मौजूद होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो उन न्यूक्लियस से एसोसिएट कर रहे होते हैं, ना कि एक एटम के साथ उनकी आप कह लें कि एसोसिएशन नहीं होती, वो सारे के सारे एटम के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। नंबर टू, कि वही बात रिपीट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि सर ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल मौजूद हैं या एटम मौजूद हैं, ये सारे के सारे उनकी प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये मोनोसेंट्रिक होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो एक ही एटम से लिंक्ड कर रहे हो उसको मोनोसेंट्रिक बोलते हैं, कि दो इलेक्ट्रॉन थे, एक आपने कह दिया कि इस हाइड्रोजन का है, एक उस हाइड्रोजन का है, लेकिन दोनों इकट्ठे एक साथ नहीं होंगे एक एटम के, तो इसलिए उनको आप मोनोसेंट्रिक बोल रहे होते हैं। नंबर थ्री, इसका जो पॉस्टुलेट है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। वीबीटी भी बात करती थी कि कंपेरेबल एनर्जी होगी तो वो आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके वो आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे। और उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, तकरीबन सिमेट्री मीन शेप वगैरह जो है उनकी वो सेम होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये होता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक हो गया जी, एमओस बनते हैं उतने ही। और फिफ्थ पॉइंट ये है लास्ट वन, कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड ऑफबाउ प्रिंसिपल, ये सारे के सारे वैलिड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इसके। अब इसके बाद हम देखते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको बोलते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये हेल्पफुल होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो वहां पर ये आती है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होगा उसको तो श्रोडिंगर वेव अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। ठीक हो गया, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन हो, तो उनके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो मोर कम्प्लेक्स हो जाती है। उनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना पड़ता है। तो हमारे पास कोई मेथड नहीं होता उनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। उस अप्रोक्सीमेशन को आप बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो तब हमने यूज करना होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मिसाल के तौर पर एक एटम ए है, दूसरा आपके पास बी है, तो इसका आपको कहते हैं कि वेव फंक्शन साई ए है। साई ए और साई बी, एक्चुअल में एक बात आपको बता दूं, ये वेव फंक्शन है, और साई के मुतालिक अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता ये क्या चीज है। तो आप लोग भी इसके मुतालिक सर्च कर सकते हैं, और जो सर्च करेगा डेफिनेटली उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साई के बारे में हमें भी नहीं पता कि ये क्या चीज है, किसको एक्सप्लेन करती है। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। इनके वेव फंक्शन ये आपस में मीट करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन से मुराद ये कि दो एटम जब कंबाइन करते हैं जो कि वेव के साथ एसोसिएट होते हैं, दो यानी दो एटम है तो उनके साथ दो वेव एसोसिएट करती हैं। तो अब उनका कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है। एक, या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं, या वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करवा सकते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी।
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कि जब क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है, ये बात हमने की थी कि ये ऊपर वाला क्रस्ट होता है, ये भी क्रस्ट होता है। ये जब मिलते हैं तो एक बड़ा वेव बन जाती है, एम्पलीट्यूड वेव का इंक्रीज हो जाता है, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी वेव खत्म हो जाती है कि वेव एक वेव है, उसका क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो नो वेव, कोई वेव प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो मतलब ये साई ए का फंक्शन और बी का फंक्शन ये मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। जबकि डिस्ट्रक्टिव के केस में जो इनका वेव फंक्शन होगा वो माइनस हो जाता है, एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं। ये होता है जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, और ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में। ठीक हो गया। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें से एक लोअर एनर्जी का होता है और एक हायर एनर्जी का होता है। अब देखें, हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर ज्यादा पाया जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस वेव फंक्शन का स्केयर ले लेते हैं, जिसको आप साई स्केयर बोलते हैं, और इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नाम देते हैं इसको हम। इससे क्या मुराद है, देखें आपको ये वेव नजर आ रही होती है, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। अब ये वेव क्या बताती है, ये बताती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसके पाए जाने के चांसेस जीरो हैं, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही चांसेस ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन नीचे पाया जा रहा है। अब इसका स्केयर लेंगे तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर मतलब हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, याद रखे। तो हम ये साई था लेट्स सपोज, तो इसका हमने साई स्केयर लिया तो ये नीचे वाला भी पॉजिटिव होके ऐसे आ जाएगा, ऐसे। तो देखें, अब आपको यहां से एक बात पता चल रही है कि जो ये जगह है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जा रहा है, और ये वो जगह है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। इसको नोडल प्लेन बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो है यहाँ पर पाए जाने की। ठीक हो गया। तो बॉन्डिंग के केस में जो वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्डिंग के केस में साई स्केयर एमओ जो होगा वो आपके पास साई ए स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर आपने लगा लेना होता है, प्लस टू साई ए एंड साई बी। और ये जो फैक्टर होता है टू साई ए साई बी, ये ओवरलैप इंटीग्रल होता है। ये एटम्स के दरमियान ओवरलैपिंग को बताता है। ये जितना ज्यादा होता है उतनी ही आपके पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और एंटी बॉन्डिंग के केस में ये माइनस में आ जाएगा, ये फैक्टर सेम यहाँ पे -2 साई ए और साई बी। अब ये यहाँ पर माइनस में है, चूंकि ये कम है तो ये अनस्टेबिलिटी को बता रहा है कि जो एंटी बॉन्डिंग है वो अनस्टेबल है। यहां से एक बात ये आपको पता चल रही है। ठीक हो गया जी। तो ये साई बी स्केयर था, ये साई ए स्केयर था। अब आपके पास एक जनरल डायग्राम बना देता हूं कि यहाँ पर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। जैसे हीलियम की बात करें, हीलियम 2, तो हीलियम के दो एटम होते हैं, तो यहाँ पे एक हीलियम। अब हीलियम या हाइड्रोजन की कर लें, आसानी रहेगी आपको समझाने के लिए, हाइड्रोजन कर लें। देखें, ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब दो हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, देखें, लेकिन इनकी स्पिन जो होगी वो अपोजिट होती है। ये बात आपने नोट करनी है। एक इधर इलेक्ट्रॉन है, एक इधर इलेक्ट्रॉन है। अब ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके पास ये देते हैं। और आपको एक बात मैंने पहले भी बताई है, ये एनर्जी का
होता है रूट, एनर्जी नीचे से ऊपर जाओ तो इंक्रीज करती है। अब जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे सर, बॉन्ड बना है तो एनर्जी डिक्रीज होगी डेफिनेटली। अब जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये बन गया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है सर, तो इनकी एनर्जी डिक्रीज, इसका सिग्मा बॉन्ड बना है ये साई ए प्लस साई बी, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड तो होता ही नहीं है। तो सर ये आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब चूंकि बॉन्डिंग बना है तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए ना आए लेकिन एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो सर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उसका हाई एनर्जी का वो बन जाए, तो वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन के केस में एम्प्टी होता है, तो इसको आप सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बनाता, ये माइनस में आ जाता है। सर ये सिंपल केस होता है। देखे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इनकी एनर्जी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर होती है, और जबकि एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी ज्यादा होती है। ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब एक और चीज यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो होता है, ये इसको हम सेंटर मान लेते हैं। अब इससे ऊपर जो एनर्जी होती है और इससे जो नीचे एनर्जी होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो एनर्जी है आपके पास, इसको हम क्या देते हैं, डेल्टा बी, और ये जो एनर्जी है इसको हम डेल्टा ए बोल देते हैं। ये जो डेल्टा ए वाली एनर्जी है, ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि डेल्टा बी की अगर ज्यादा होती है तो फिर सिस्टम की अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूं, डेल्टा बी ग्रेटर देन डेल्टा ए, तो इट मींस कि अमाउंट ऑफ डीस्टेबलाइजेशन इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन। ठीक हो गया? तो अमाउंट ऑफ डीस्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डीस्टेबलाइजेशन। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं सर? तो उसके लिए सिंपल ट्रिक क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ओवर टू। तो सर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। एंटी बॉन्डिंग में जीरो, तो जीरो ओवर टू, तो आंसर विल बी वन। तो सर एक आंसर आता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड एक होता है। तो इससे सिंपल पता चल गया आपको के डायग्राम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हुए। इसके बाद कंडीशन फॉर LCAO, इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं? तो इसके लिए कोई मुश्किल कंडीशन नहीं है। नंबर वन के वही के सेम आर एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए या नियरली सेम एनर्जी हो। दूसरी कंडीशन के मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए उनकी। नंबर थ्री कि उनकी सिमेट्री जो है वो मैच करनी चाहिए, सिमेट्री जो होनी चाहिए वो उनकी मैच करनी चाहिए। ये तीन चार कंडीशंस थी। ठीक हो गया? तो इसके बाद अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अभी भी नहीं समझ आया, तो यहां से आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, ये पॉजिटिव है वेव का पार्ट 1s, और प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी ये पॉजिटिव ले रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो अब इसके केस में जो आपके पास बनेगा साई, ये साई है, वेव फंक्शन है। अब इसके केस में जो बनेगा वो इस तरह से बांड बनता है। देखें, ये हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी जगह पे है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी जगह पे है। ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा 1s, ये दोनों हाइड्रोजन के मिलते हैं और एक बांड बन जाता है। ठीक हो गया? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। अब अगर आप इस ये साई ही है, अगर आप इसका साई स्क्वायर लें तो फिर क्या होगा? इसका साई स्क्वायर लेंगे तो मैंने आपको जस्ट बताया कि उनकी जो होगी वो एम्पलीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? इसका साई स्क्वायर लिया आपने, ये इंक्रीज कर जाएगा, ये इसका इंक्रीज कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये इसका बन गया सिग्मा 1s, ये यहाँ पे बाड, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है साइज स्क्वायर में। ठीक हो गया? अब एक बात आती है माइंड में कि वाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग। तो सर इसका
सिंपल आंसर ये भी है कि उनकी एनर्जी लो होती है, वो स्टेबल होते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि जब भी दो एटम कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, क्लोज आते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होती है। एक बात बड़ी मजे की है, आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि इनके न्यूक्लियस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियर फोर्स बड़ी स्ट्रांग होती है, रिपल्शन बड़ी स्ट्रांग होती है। सर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं, आपको पता है उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, ये न्यूक्लियस की रिपल्शन को ओवरकम करती है। समझिएगा बात को, ये जो बॉन्ड होता है सर, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और मींस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है सॉरी, उसको वो ओवरकम करते हैं। तो ये मेन बात थी। लेकिन सर एंटी बॉन्डिंग में अभी अभी आप देख कर आए हैं कि उसमें नोडल प्लेन होता है सर, कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। तो दो एटम्स के दरमियान ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये भी पॉजिटिव है। एंटी बॉन्डिंग की चले बात कर लें, यानी ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस के, तो उनके दरमियान सर कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती। अब ये डायरेक्टली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जब भी रिपल्शन होती है, आपको पता है अनस्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, नोडल प्लेन होता है। उस नोडल प्लेन होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं न्यूक्लियस। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, देखें। ये आपके पास एक है पॉजिटिव वेव फंक्शन प्लस, ये आपके पास है जी नेगेटिव वेव फंक्शन। अब ये आपस में हाइड्रोजन ही हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम मिलते हैं और ये बनाते हैं। ये देखें, ये दरमियान में सर ये जो जगह खाली आ गई है, ये बता रही है कि इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती। तो ये साई था। अगर आप साई स्क्वायर लेना चाहें तो फिर क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये इस तरह से वेव फंक्शन नजर आएगा। वहां पर आप और चीज देख रहे थे, यहाँ पर देखे ये सर, ये जो स्पेस आ रही है, ये बता रही है कि नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नोडल प्लेन को बता रही है, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती। तो ये मैंने आपको बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और एमओटी के बारे में काफी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, एमओ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होगा, ये शेयरिंग करते हैं आपस में, तो इन फेज होता है, वो फेज के अंदर होता है, मतलब सेम फेज होता है उनका। और इसके नतीजे में आपको पता होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और ये सिग्मा ही होता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग का केस जो होगा, अभी अभी हम देख कर आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते, ये आउट ऑफ प्लेन होता है या आउट ऑफ फेज होता है। आउट ऑफ फेज बेटर है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इस केस में ऐसे आपके पास होगा सिस्टम। ये देखिएगा, ये जो होता है ये नोडल प्लेन है, ये जो खाली जगह है, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बोलते हैं नोड या नोडल प्लेन बोल देते हैं। ठीक हो गया। इसकी एनर्जी डायग्राम भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गई होगी बात। देखिए, बॉन्डिंग जो होता है उसका जो वेव फंक्शन होता है वो आपको पता है साई साई ए प्लस साई बी होता है। जबकि इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है, इसका वेव फंक्शन होता है साई ए माइनस साई बी होता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिटवीन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती यहाँ पे। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसकी एनर्जी लो होती है और मोर स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी हाई होती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ एमओ।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की टाइप्स ऑफ एमओ की बात करें तो सर ये दो तरह के होते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अभी अभी आपको मैं दिखा कर आ रहा हूँ। जैसे अगर आपको बताऊं सिग्मा के केस में ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दो ऑर्बिटल हैं। अगर पी एक्स हैं तो सिग्मा बनेगा। तो इसके केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो ये एक बड़ी सी टाफी बन जाए। अब ये जो टाफी है बेसिकली ये बॉन्डिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो करवा रही है। और या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है कि ये टाफीज अलग अलग रहें, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ये जो होता है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करवाता है। ठीक हो गया। और पाई के केस में भी दो पॉसिबिलिटी हैं। लेट्स सपोज ये पी वाई ले रहे हैं आप और ये पी वाई आप ले रहे हैं। तो इस केस में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग बन सकता है, ये जो मैंने अभी अभी बनाया है। ठीक हो गया। या दूसरा आपके पास ये बन सकता है बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बन सकता है। ठीक हो गया जी। जो जो अभी ये ऊपर वाला है ये एंटी है। और एक बात आपने यहाँ में नोट करनी कि सर जो बॉन्डिंग बना है इसके पास भी एक नोडल प्लेन होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास एक नोडल प्लेन है, जबकि एंटी बॉन्डिंग के पास दो नोडल प्लेन है। ये देखिए एक और एक, ये दो नोडल प्लेन है एंटी बॉन्डिंग के पास, जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि बॉन्डिंग के पास एक नोडल प्लेन होता है, पाई के पास। पाई की बात कर रहे हैं हम, पाई बॉन्ड की। तो ये दो तरह के हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दो तरह से हम कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे ये सिग्मा 1s, फिर आ जाता है सिग्मा 1s स्टार की फिलिंग होगी, फिर सिग्मा 2s की फिलिंग होगी, फिर सिग्मा 2s स्टार की फिलिंग होगी, फिर आपके पास सिग्मा 2p जी, फिर पाई 2px एंड पाई 2py, इनकी एनर्जी सेम होगी। फिर आपके पास आ जाएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी सेम होगी। है लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर होता है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन इनके लिए होता है। ठीक हो गया। और एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर होता है, वो ये होता है जो कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? अच्छा ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, एसपी मिक्सिंग क्या होती है, एक ये क्वेश्चन आपने ढूंढना है, व्हाट इज एसपी मिक्सिंग। और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट क्यों होता है? अगर आप एसपी मिक्सिंग को समझ गए तो आपको ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो वो हमारा पर्पस नहीं है कि हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएं, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बाकी सारी एमओटी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं अब एमओटी की। आपने काफी चीजें समझ ली। विच वन इज पैरामैग्नेटिक, विच वन इज पैरा। तो सर इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप कर दें। जैसे Be2 है, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप फिल करेंगे जब सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, फिर आपके पास आ जाता है सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा 2s2। ठीक हो गया। तो सर इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, आप देख सकते हैं कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डाया हो गया। मैं सिर्फ एक की बता रहा हूँ। फिर आपको कार्बन, कार्बन की करके देखते हैं। चले इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आप सारी चीजें रिपीट करेंगे। जब आते हैं ना आप पाई 2p x एंड पाई 2py पे, तो यहाँ पे आपको हंड्स रूल फॉलो करना पड़ेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं सर अब। तो इट मींस दिस इज योर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो ये पैरामैग्नेटिक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये करके देख लेना। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो सर ऑक्सीजन अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, जो कि उसके 2 आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास वो इसमें होते हैं, पाई स्टार 2p(x) एंड पाई स्टार 2p(y) में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर रख रहा होता है। अब एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी, तो उसकी हम बात कर लेते हैं जी। अच्छा जी, नंबर 1 एप्लीकेशन यही है कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी की बात करती है एमओटी। एमओटी ये बात करती है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से, तो कंपाउंड स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। और अगर बॉन्डिंग कम होंगे तो अनस्टेबल होगा, ये एक सिंपल बात। और दूसरी एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर की। तो सर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको पता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है तो कंपाउंड स्टेबल होगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका नेगेटिव आता है तो कंपाउंड आपके पास ये अनस्टेबल होगा। ठीक हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये केस होगा। 3 केस आपको मैंने बता दिए हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है पेपर में भी, और चीज़ें समझ नहीं आती। तो इस केस में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रख लेनी है एक दफा आप। और यहाँ पे हमने बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। देखें 9 से स्टार्ट करना है आपने, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक मैक्सिमम है, 15, 16, 17, 18 और 19, 19 तक। ये यूजुअली इन्हीं के दरमियान आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 9 हो अगर होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 10 होगा तो उसका 1.5, 0.5 का इजाफा करना है 2, 2.5 और 3 तक जाना है। आपने, मैं गलती कर दी हमने, हाँ ठीक है, 13 तक आपके पास जो होगा ना बॉन्ड ऑर्डर, 10 का हो गया 1.5 और 11 का हो जाएगा 1 होगा ना, 10 का 1.5, 11 का, फिर 12 का 2 होगा और 13 का 2.5 और 14 का 3, 3 तक आपने जाना है। अब दोबारा से 2.5 से आपने पीछे आ जाना है, 2.5, 2, 1.5, फिर 1 और 0.5, यानी 9 और 19 जो होगा इनका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। तो ये एक ट्रिक है, अगर आप याद रख लें तो आपको पता चल सकता है कि सर जो अगर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल में टोटल तो उसका इतना बॉन्ड ऑर्डर है। तो इससे आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली होता है। ये बात आपने नोट कर लेनी है। और एक ट्रिक आपको बता दूं पैरा और डाया के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए ट्रिक ये होती है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका सम ऑड आए तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर सम उनका आपके पास इवन आए तो वो डायामैग्नेटिक है। तो सर ये ट्रिक है डायामैग्नेटिक। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन जिनके पास हैं और जिनके पास 16 हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो वो आपके पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। बस ये आपने एक याद रख लेनी है, जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके पास 16, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम इसको देखते हैं।